Hello, friends. This is Riddhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा आज का टॉपिक है प्रपोजल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता कैसे है, उसका जो फर्स्ट एसेंशियल है वो है प्रपोजल। अगर प्रपोजल ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। प्रपोज़ल का मतलब है कि कोई ऑफ़र को प्रेजेंट करना, मतलब कोई टू पर्सन्स हैं या कोई टू पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं या वन पर्सन जो है दूसरे पर्सन को ऑफ़र कर रहा है कि वो कोई एक्ट करें, या अगर वो दोनों को उस एक्ट के लिए एक्सेप्ट करते हैं, उनका जो इंटेंशन है वो आइडेंटिकल होता है, तो वो प्रपोज़ल बन जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2 है 2A, उसमें प्रपोज़ल डिफ़ाइन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रपोज़ल का मतलब होता है कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है उसकी विलिंगनेस कि वो उस एक्ट को करना चाह रहा है या फिर वो उस एक्ट को नहीं करना चाहता, मतलब वो एब्सटेन कर देता है उस एक्ट से। तो वो क्या होगा कि अगर वो पर्सन कोई भी अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है तो वो उस पर्सन के असेंट के लिए कि जो दूसरा पर्सन है कि उसका क्या इंटेंशन है, अगर तो वो प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मतलब वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ कि वो प्रपोज़ल करेंगे। अगर वो प्रपोज़ल एब्सटेन कर देते हैं, मतलब वो विलिंग नहीं होते कि वो उस एक्ट को करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक वैलिड ऑफ़र और प्रपोज़ल होगा। जो प्रपोज़ल का कॉन्सेप्ट है, प्रपोज़ल कौन इनिशिएट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है। जो प्रपोज़ल इनिशिएट करता है वो होता है प्रॉमिसर या ऑफरर। जो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी और एक्सेप्टर या ऑफरी। जो प्रॉब्लम इनिशिएट करेगा मतलब प्रपोज़र प्रॉब्लम एक अपनी जो प्रपोज़ल है वो इनिशिएट कर रहा है दूसरे पर्सन को। अगर जो सेकंड पर्सन है उसको प्रॉमिसर या ऑफरर की जो ऑफ़र या प्रपोज़ल है वो उसे पसंद आती है, वो अगर उससे एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिसी और ऑफरी बन जाता है। ऑफरर को एक जो विलिंगनेस है वो मतलब उसे एक्सप्रेस करनी पड़ती है कि या वो काम करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है उस एक्ट को करने के लिए। सिर्फ विलिंगनेस या एक डिज़ायर ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है ऑफ़र के लिए। उसके लिए ऑफ़र के लिए दूसरे जो सेकंड पर्सन है मतलब ऑफरी है उस पर्सन की भी विलिंगनेस और जो डिज़ायरनेस है वो बहुत ज़रूरी होती है। ऑफ़र एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऑफ़र नेगेटिव कैसे हो सकता है। पॉजिटिव तो ठीक है, अगर वो विलिंगनेस हो रही है तो वो ठीक है एक्सेप्ट कर लेगा। नेगेटिव कैसे होगा, जैसे कि पॉजिटिव है, जैसे सेक्शन 2A में डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई है प्रपोज़ल की, उसमें ये है कि अगर जो फर्स्ट पर्सन है मतलब ऑफरर है वो ऑफरी को अपनी विलिंगनेस प्रेजेंट कर रहा है कि वो उस एक्ट को करना चाहता है, तो वो हो गया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। बट जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा कि अगर वो पर्सन अपना विलिंगनेस शो कर रहा है कि वो उस ऑफ़र या प्रपोज़ल को नहीं करना चाह रहा, मतलब वो विलिंग ही नहीं है कि वो उस एक्ट को करे, तो वो हो गया उसने एब्सटेन कर दिया, मतलब मना कर दिया, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया प्रपोज़ल का। और ये जो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो वैलिड ऑफ़र के हैं। मतलब वैलिड ऑफ़र अगर नेगेटिव भी होगा तो भी वैलिड है, पॉजिटिव भी होगा तो भी वैलिड है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र की 4 टाइप्स हैं: जनरल, स्पेशल ऑफ़र। ऑफ़र की 4 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है जनरल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र एंड काउंटर ऑफ़र। ये जो 4 टाइप्स ऑफ ऑफ़र हैं इसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। पहला है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र एक वो ऑफ़र होता है जो पब्लिकली एट लार्ज किया जाता है। जनरल का मतलब सिंपली यही होता है कि सबके लिए। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होगा कि वो किसी एक पर्सन के लिए या कोई स्पेशल कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स के लिए होगा। जो जनरल ऑफ़र है वो पूरे पब्लिक के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी सपोज़ एक पज़ल सॉल्व करनी है, तो अगर जैसे न्यूज़पेपर में पज़ल्स आती हैं तो उसको तो कोई भी कर सकता है सॉल्व, तो वो क्या हो गया पब्लिकली ऑफ़र हो गया कि जो न्यूज़पेपर
में आया है पज़ल, वो कोई भी क्रॉसवर्ड वो सॉल्व कर सकता है। अगर वो क्रॉसवर्ड कोई सॉल्व करता है, अगर उसके लिए कोई रिवॉर्ड है, तो वो जनरली किसी को भी मिल सकता है जो उस पज़ल को सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो क्रॉसवर्ड है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स के लिए है कि सिर्फ वही उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफ़र वो होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज़ के लिए होता है। सिर्फ वो स्पेसिफिक ऑफ़र तभी बनेगा जब वो किसी जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करे, वही स्पेसिफिक पर्सन्स को एक्सेप्ट करे, वही होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। सपोज़ सेल लगी है, तो उस शॉपकीपर ने सेल में जैसे सपोज़ एक पर्सन गया, तो उसने शॉपकीपर से पूछा कि ये बुक कितने की है। तो अगर शॉपकीपर बोलता है कि जैसे कि जो डिस्काउंट है वो 20% का है, बट मैं आपको जो डिस्काउंट है वो मैं 40% का दूंगा उस बुक के ऊपर, तो वो एक स्पेशल ऑफ़र होगा, क्योंकि वो शॉपकीपर ने सिर्फ उसी पर्सन को ऑफ़र दिया कि वो उसी पर्सन को सिर्फ 40% का डिस्काउंट देगा, बाकी सबको 20 का देगा। तो वो एक स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया। अब वो जो कस्टमर के ऊपर है क्या वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफ़र। इसमें माइन्यूट डिफरेंस यही है कि जो जनरल ऑफ़र है मतलब पब्लिकली एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफ़र है वो तो नेम ही डिफाइन कर रहा है कि सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज़ के लिए है। देन इज़ क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र कुछ ऐसे सर्टन सर्कमस्टांसिस में राइज होता है कि जिसमें जो 2 पार्टीज़ है वो एज अ क्रॉस ऑफ़र कर सकती हैं। इस क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ हैं और दोनों का इंटेंशन सेम है, मतलब उनका आइडेंटिकल ऑफ़र है कि वो दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे को ऑफ़र करते हैं, तो वो हो गया क्रॉस ऑफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी दोनों ने एक दूसरे को लेटर्स लिखे कि जो ए का रेडियो है वो बी बाय करना चाह रहा है फॉर ₹5000, ठीक है। और जो ए है उसने भी बी को लेटर लिखा कि वो अपना रेडियो बी को सेल करना चाह रहा है फॉर ₹5000, और वो दोनों लेटर्स जो थे वो एग्जैक्ट टाइम पे पोस्ट हुए, तो मतलब वो क्रॉस ऑफ़र हो गया। तो ये था क्रॉस ऑफ़र का कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट इज़ काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र ये होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ने जो ए है उसने काउंटर ऑफ़र वो डाला ऑफ़र बी को कि वो अपना हॉर्स बी को सेल करना चाह रहा है फॉर ₹20,000, बट जो बी है जो ऑफरी है उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो जो हॉर्स है वो 10,000 में लूँगा। तो ये हो गया काउंटर ऑफ़र। और ये जो अगर ऑफ़र जो काउंटर ऑफ़र हो जाता है वो रिजेक्शन में चला जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफ़र था वो तो डिसाइड हुआ ही नहीं, इनफैक्ट वो एक और ही ऑफ़र निकल के आया बी की तरफ से, तो वो काउंटर ऑफ़र हो गया और वो वहीं पे ऑफ़र क्लैश हो जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ ऑफ़र, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस एंड काउंटर। तो ये टाइप्स आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। वैलिड ऑफ़र के लिए कुछ एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि ऑफ़र में लीगल रिलेशंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल रिलेशंस ही नहीं होंगे ऑफ़र में तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ़र कैसे होगा। ऑफ़र में जैसे एक स्पेशल ऑफ़र सोशल ऑफ़र भी हो सकता है और एक लीगल भी हो सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, जिसमें कोई लीगल रिलेशंस नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी पर्सन को पार्टी इनविटेशन दिया, ठीक है, तो वो एक वैलिड ऑफ़र नहीं है क्योंकि वो एक सोशल ऑफ़र है। और जो लीगल ऑफ़र होगा वो कैसे होगा, जिसमें लीगल रिलेशंस होंगे। और एक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑफ़र में लीगैलिटी नहीं होगी, अगर सपोज़ दूसरी पार्टी ने वो ऑफ़र को ब्रीच कर दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, तो वो जो पार्टीज़ है उसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लीगैलिटी पे बेस्ड था। तो इसीलिए लीगल रिलेशंस मस्ट है ऑफ़र में। देन नेक्स्ट इज़ जो ऑफ़र है वो क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफ़र में जो भी उसके कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। अगर वो ऑफ़र में क्लैरिटी ही नहीं होगी तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बी ने सी को ऑफ़र दिया कि वो उसे वेजीज़ जो है सेल करेगा फॉर वर्थ ₹500, बट
ये एक वैलिड ऑफ़र नहीं है, क्योंकि जो बी है उसने सी को ये बताया ही नहीं कि वो उसको किस तरह की वेजीज़ और या मतलब कितनी क्वांटिटी में वो उस ऑफ़र को देगा। तो इसमें क्या है कि वो ऑफ़र क्लियर नहीं है, वो ऑफ़र वेग है, इसीलिए वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। देन थर्ड इज़ कि जो ऑफ़र है वो ऑफ़री को कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर वो ऑफ़री को कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो वो ऑफ़र वैलिड कैसे होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र दिया और वो पार्टी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, बट उसने वो जो जो ऑफ़रर ने ऑफ़र दिया था वो उसके पास पहुंचा ही नहीं, उसके पास कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। उसने उस ऑफ़र की इग्नोरेंस करके उसने ऐसे ही एक्सेप्टेंस दे दी। तो वो जो एक्सेप्टेंस थी वो उस ऑफ़र की तो थी नहीं जो ऑफ़रर ने दी, तो इसीलिए वो जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट नहीं हुई और वो वैलिड ऑफ़र भी नहीं हुआ। देन द नेक्स्ट इज़ कि ऑफ़र मे बी कंडीशनल। ऑफ़र जो है वो कंडीशनल हो सकती है, वाइल जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑफ़र का क्या होता है कि ये जो ऑफ़रर है वो ऑफ़र करता है किसी दूसरी पार्टी को, तो उसमें वो कुछ यानी लाइक कंडीशंस या टर्म्स जो लगा सकता है जो उस ऑफ़र के लिए वैलिड हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि अगर वो हाफ़ पेमेंट एडवांस में ही कर दे जो उसको वो गुड्स सेल करने जा रहा है, तो बी वो कंडीशंस एक्सेप्ट करता है तो वो एक वैलिड ऑफ़र होगा। अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बाद में पेमेंट करूँगा, तो वो एक काउंटर ऑफ़र होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज काउंटर ऑफ़र तो जिसमें मैंने आपको कहा कि काउंटर ऑफ़र एक वैलिड ऑफ़र नहीं होगा, वो ऑफ़र वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ कि ऑफ़र में कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंडीशन एज इन कि जैसे ए ने बोला बी को कि वो अपने गुड्स सेल करेगा बी को फॉर ₹2000। तो जो ऑफ़र है उसने बोला कि अगर ऑफ़र रिजेक्ट नहीं हुआ बाय सम स्पेसिफिक डे तो वो ऑफ़र एज एक्सेप्टेड कंसिडर किया जाएगा ऑफ़री की तरफ से। तो इसमें क्या है, एक नेगेटिव कंडीशन लग गया कि अगर वो ऑफ़र रिजेक्ट नहीं होता बाय स्पेसिफिक डे तो वो एक एक्सेप्ट कर लेगा वो ऑफ़र। तो ये नेगेटिव कंडीशन है और ये वैलिड ऑफ़र नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज़ ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। मैंने आपको टाइप्स में एक्सप्लेन किया कि ऑफ़र स्पेसिफिक होगा जो स्पेसिफिक पार्टीज़ के लिए होगा, जनरल होगा जो जनरल या लार्ज पर्सन्स के लिए होगा। तो ये दोनों वैलिड ऑफ़र हैं। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ ऑफ़र जो है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे होगा, अगर हम उसे रिटन या वर्ड्स में लाइक बोल के स्पोकन में बता रहे हैं दूसरे पर्सन को कि हम उसे ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये हो गया कि एक्सप्रेस्ड ऑफ़र। और जो इम्प्लाइड ऑफ़र है वो इम्प्लाइड ऑफ़र कैसे होगा कि हम किसी दूसरे पर्सन को विद आवर कंडक्ट या अपने एक्शंस के थ्रू उसे बता रहे हैं कि हाँ हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं, तो ये हो गया ऑफ़र मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो ये 7 कंडीशंस थे वैलिड ऑफ़र के, जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनके बिना ऑफ़र वैलिड नहीं होता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट फॉर प्रपोज़ल और ऑफ़र। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रपोज़ल क्या होता है, उसमें क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं और एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।